दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा के भूगोल के अध्याय 1 पर्यावरण, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर तथा अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? ऑप्शन देखिए, मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। इसमें से आपको बताना है कि कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी दोस्तों मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृति, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं सभी घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। और आप देख लीजिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दूसरा कथन है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। और तीसरा है, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये तीनों ही कथन सही हैं। पहला कथन ये कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये सही है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। और इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन होता है। साथ ही तीसरा कथन ये है कि पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र या एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको बताना है। फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत या अंग्रेजी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, फ्रेंच शब्द से पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर से हुई है या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस यानी नेबरहुड। और कुछ स्रोतों में ये भी आता है कि द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड्स, सराउंडिंग्स आर समथिंग दैट सराउंड्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनेर से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो पारितंत्र का सही परिभाषा क्या है कि जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं उसे पारितंत्र कहा जाता है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। और ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए।
तो जैवमंडल, जैवमंडल क्या है आप जानते हैं, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या है दोस्तों, जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल या लिथोस्फियर कहते हैं। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3 1 2 4। यहाँ पर देखिए 3 1 2 4 आपका सही सुमेलन है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप जान लीजिए इस प्रश्न की व्याख्या, थोड़ा सा आसानी से आप इससे समझ सकते हैं कि पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इसी तरह जल के क्षेत्र को जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। इसके अलावा पृथ्वी की ठोस परपटी और कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जान लीजिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। अब आइए अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कि महासागरी परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है, तो ये आपका सही नहीं है। केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो देखें तो देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है और परपटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर और समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी महाद्वीपीय परपटी की मोटाई महासागरी परपटी से अधिक होती है, इसलिए कथन 1 सत्य है, कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 3 कथन सही होंगे, 1 असत्य होगा। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है। पहला कथन है कि महाद्वीपीय परपटी सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कि महासागरी परपटी सिलिका और आयरन से बनी है, ये सही नहीं है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेंटल और क्रोड परत का विकास हुआ है, बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, ये सही है। इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। दोस्तों महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण सीमा कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड यानी क्रोड है। ये मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसे निफे के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महासागरी परपटी सिलिका और आयरन की नहीं, बल्कि महासागरी परपटी सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कायांतरित, अवसादी, आग्नेय या जीवाश्म युक्त शैल। तो सही उत्तर है आग्नेय शैल। दोस्तों जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैलों को प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैलें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरा बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? क्रोड, परपटी, मेंटल या तीनों परतों का आयतन बराबर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
करोड़। आप जान लीजिए दोस्तों, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही पर्पटी है, 16% मेंटल और 83% हिस्सा करोड़ है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन वाला हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब इसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े बड़े दानों वाली होती है, तो ये सही नहीं है। और अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दानों वाली होती है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें केवल कथन 1 और कथन 2 सही हैं, कथन 3 और 4 सही नहीं हैं। दोस्तों आप देख लीजिए कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत द्रवित लावा या मैग्मा तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है और इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है, जबकि अंतर्भेदी आग्नेय शैल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन 2 सूचियां दी गई हैं, इसमें उनका मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्भेदी आग्नेय शैल के क्या उदाहरण हैं, तो ये है ग्रेनाइट। बहिर्भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट। अवसादी शैल का उदाहरण क्या है, तो अवसादी शैल जो है चूना पत्थर। और दोस्तों आप जान लीजिए कायांतरित शैल ये स्लेट है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अंतर्भेदी आग्नेय शैल ग्रेनाइट है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बेसाल्ट है, अवसादी शैल चूना पत्थर और कायांतरित शैल स्लेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवसादी शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, आप देखिए, पहला कथन है कि अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण से होता है। बिल्कुल सही है। इन शैलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो ये सही नहीं है क्योंकि इसमें जीवाश्म होते हैं और ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो बिल्कुल सही, कथन 1 और 3 आपके सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, तो विभिन्न प्रकार की शैलें लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद यानी सेडिमेंट्स कहते हैं और ये अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों के द्वारा एक दूसरे स्थानों पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं और अवसाद दबकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं और इन शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीव जो कभी कभी इन शैलों पर रहे हैं, उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसलिए कथन 2 आपका सही नहीं है, 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन है आपके आग्नेय शैल, ऑप्शन बी अवसादी शैल, सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जब उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए दोस्तों 7वीं कक्षा के भूगोल के अध्याय 3 पर आते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो ये भी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थल मंडल हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के ही लगभग, और ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में
होने वाली गति के कारण होता है और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों, क्योंकि स्थल मंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं या उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। और अंतर्जात बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें दो कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। पहला कथन है दोस्तों कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे जो है उद्गम केंद्र कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन आपको जानना जरूरी है। आप जान लीजिए दोस्तों, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं और उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, विसर्प, नदी द्रोणी, चाप, झील या वितरिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विसर्प। दोस्तों, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है। नदी के द्वारा चापाकार झील या ऑक्सबो लेक का निर्माण किया जाता है कहाँ पर? पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में या उपर्युक्त तीनों भागों में? तो याद रखिएगा दोस्तों, नदी द्वारा ऑक्सबो लेक या चापाकार झील का निर्माण मैदानी भागों में किया जाता है। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। और जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन और उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में ये प्रक्रिया बढ़ जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। ये घुमाव एस आकार के होते हैं। अंत में ये घुमाव इतना हो जाता है कि ये मुख्य नदी से अलग हो जाता है और इस अलग हुए भाग को चापाकार झील, गोखुर झील, छाड़न झील यानी ऑक्सबो लेक कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए हुए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों से अवसादों के संकलन को डेल्टा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक या समुद्री भृगु। तो इसमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ जो हैं वो समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आप जान लीजिए, समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये और बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा यानी सी केव्स कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पे इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं। केवल दीवारें बचती हैं और दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहा जाता है।
समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक लोएस के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? हिमानी, नदी, पवन या समुद्री तरंगें? तो लोएस के निर्माण के लिए आप जानते हैं पवन यानी हवा उत्तरदायी होती है। और रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं और जब पवनों का बहाव रुकता है तो यहाँ यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। और जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्रफल पर निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।